नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां भारी बारिश के बाद राजधानी के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी के रेलवे स्टेशन, मेन रोड से चुटिया के कई हिस्सों के सड़क पर जलजमाव यानी कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी है। तो बताते चले कि राजधानी रांची में भारी बारिश के बाद राजधानी के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजधानी के रेलवे स्टेशन, मेन रोड सहित चुटिया के कई हिस्सों के सड़क पर जलजमाव और कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिस वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। मंत्री रामेश्वर उरांव शनिवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे। सर्वपरि सदन में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरान कांग्रेस की मांग पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में रिक्त एक पद कांग्रेस भी दावा की है। हालांकि यह सीएम के विशेषाधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन अंतिम निर्णय उन्हें ही लेना है। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड को अनुमंडल बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता अपनी बात रांची तक पहुंचाए, सरकार विचार करेगी। कब मिलेगा ये तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं देने में लगता है कि समर्थ नहीं हूँ अभी वर्तमान में खास। ऐसे एक मंत्री का पद मंत्रिपरिषद में रिक्त है, दावा हम भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको देंगे। प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री का, होता है मंत्री की नियुक्ति में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का ही प्रेरोगेटिव होता है। तो ये अभी इसका जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन एक चीज हम बताएंगे। एक चिर परिचित मांग है कि कोलेबिरा अनुमंडल बने, इस पर आप क्या कहना है? सिमडेगा में कैट है बताइए, सिमडेगा में कितने ब्लॉक हैं? 10 ब्लॉक है। तो 10 ब्लॉक तो बढ़िया है जिला के। अब छोटा छोटा जिला क्यों बनाना चाहते हैं? क्या फायदा उससे? क्या है? क्षेत्र बढ़ जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। इस बारे में कहा गया है कि कोलेबिरा को अनुमंडल बनाया जाएगा। बनाया जाए तो बनाया जाएगा, परंतु अभी तक है इसमें अगर 10 हैं, एक जिले में 10 ब्लॉक है और एक ही सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन बनने का जस्टिफिकेशन है, औचित्य है, ये मैं कह सकता हूँ। सरायकेला पहुंचे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को राजनगर प्रखंड के खैरबानी में एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी और इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद थी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में 452 नए स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय शिक्षा में क्रांति लाएगा और एकलव्य मॉडल विद्यालयों में बेहतरीन शिक्षा और दीक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 और 19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एकलव्य स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत राज्य में व्यक्तिगत खेल और एक समूह खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, बोर्डिंग ठहरने की सुविधा, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन, बीमा, चिकित्सा वे आदि के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्कूल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जनजातीय क्षेत्रों के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने ये विचार रखा कि झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चे शिक्षित हों
यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा की व्यवस्था जो है इसका कुछ देरों में जैसे वहाँ नवोदय है, कुछ देर में जाकर मैं फिर एकलव्य आवासीय विद्यालय भी हो जाए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनेगा तो बच्चा लोग अच्छा से पढ़ेगा। जैसा कि नाम है आवासीय विद्यालय, यहाँ जब पूरी तरह स्थापित होगा तो 480 बच्चे होंगे एक विद्यालय में, 240 लड़कियां, 240 लड़के। रांची में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय कई चीजों से वंचित रहा है। सामुदायिक वन अधिकार अभी तक नहीं मिला और इसके लिए वन विभाग के अधिकारी को पहल करना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम वन समिति को अधिकार मिलना चाहिए। पीएम मोदी का सपना है समाज के अंतिम व्यक्ति जो वन में रहते हैं उन तक अधिकार मिले। जंगल और जनजाति समुदाय का दोनों का एक अनन्य संबंध है। जनजाति का जीविका का साधन फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता था, उसमें वो आश्रित थे। लेकिन उन दिनों में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके चलते तो स्वतंत्र रूप से उनके प्रबंधन इस प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए वो नहीं। मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत, कोच पूर्णिमा महतो और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सिलीमा टेटे को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह सीमित संसाधन के बावजूद भी राज्य के खिलाड़ी देश और विदेश में झारखंड का परचम लहरा रहे हैं। तीरंदाज दीपिका और दीपिका के पति खिलाड़ी अतुल उदास को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। मौजूदा आपदा को बहुत करीब से देखा और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में यहाँ दीपिका, कोमलिका, अंकिता, निक्की, सलीमा और साथ में पूर्णिमा महतो जी ने एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के आप लोग गवाह बने, आप लोग उसका विनर रहे। आप सबको सबसे पहले मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विधानसभा और उच्च न्यायालय निर्माण में अनियमितता की एसीबी जांच को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हेमंत सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार रघुवर दास कार्यकाल के जितने मामलों की जांच कराना चाहती है करा ले, पर जांच को परिणाम तक ले जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संथाल परगना से पूरे झारखंड में खनिज संपदा की हो रही लूट का मुद्दा उठाया था। इसके भी सरकार को जांच करानी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि खनिज संपदा की लूट का पैसा किन किन लोगों तक पहुंच रहा। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी पलटवार किया। राकेश सिन्हा ने कहा गठबंधन सरकार ने शुरू में ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस प्रकार पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बनाकर रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है। अब राज्य की वर्तमान सरकार दोषों को जांच कर उसे सजा दिलवाने के लिए कृत संकल्प है। वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इसकी जांच की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों और निर्माण करने वाले संवेदक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मिली भगत से वित्तीय अनियमितता हुई है। दायर याचिका में कहा गया कि शुरुआत में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और बाद में इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपए कर दिया गया। बड़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई और न ही नया टेंडर किया गया। झारखंड विधानसभा के नए भवन के निर्माण में भी इंजीनियरों पर मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप है। विधानसभा के इंटीरियर वर्क के हिसाब किताब में गड़बड़ी बताकर भवन निर्माण के इंजीनियरों पर पहले 465 करोड़ के मूल्य प्राकलन को घटाकर
420.19 करोड़ कर देने की शिकायत है। वही आरोप है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण लागत 420.19 करोड़ से घटाकर 322.03 करोड़ कर दिया गया। और यही नहीं, टेंडर निपटारे के बाद इसे 10% कम कर यानी 290.72 करोड़ में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। अब ठेकेदार के कहने पर वास्तु दोष के नाम पर साइट प्लान को बदल दिया गया, जिससे इसका निर्माण क्षेत्र में 19,943 वर्ग मीटर बढ़ गया और बढ़े हुए निर्माण क्षेत्र पर समानुपातिक दर से ठेकेदार को भुगतान का निर्णय लिया गया, जिस पर राज्य के महालेखाकार ने इन गड़बड़ियों को पकड़ इससे अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजा है। विधानसभा और हाईकोर्ट निर्माण में अनियमितता हुई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा में यह कहा था कि राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है, लिहाजा इसके भी जांच होनी चाहिए। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। को विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती हैं वो खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच। कहते आ रहे हैं कि हम इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम देश के 6 राज्यों के शहरों में चल रहा है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची भी है और राजधानी रांची सहित तमाम लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। दरअसल 1 जनवरी 2021 को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसके तहत पीएम ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और योजना के मुताबिक हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है। इन्हें 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। राजधानी रांची में स्वाति विरोध के बाद सॉइल टेस्ट हुआ और सॉइल टेस्ट के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसका जायजा लेने के लिए नगर विकास सचिव, एसडीओ, रांची नगर आयोग सहित तमाम लोग दुर्वा पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए नगर विकास सचिव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कारपेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर में होगा। इसके तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे, यानी कुल 1040 फ्लैट तैयार होंगे और हर फ्लैट 415 वर्ग फुट का होगा। और रांची में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं। निर्माण को लेकर नगर विकास सचिव ने एक नई बात बताई कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण कराया जा रहा है। समस्याएं आई थी, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और ये बिल्कुल असाधारण नई टेक्नोलॉजी पे इसका बनना है। जो करीब 8 एकड़ में फैला हुआ यह प्रोजेक्ट है, इसमें मात्र 2 एकड़ में ही घर बनेंगे, बाकी पूरा 6 एकड़ एकदम खुला खुला होगा, तो काफ़ी ओपन होगा और
इसके अंदर में 6 पार्क होंगे जो कि बच्चों के खेलने के लिए होंगे। यहाँ पे करीब 50 घर होंगे बच्चे के लिए। इसके अलावा अभी हम लोगों ने साइड का प्लान देख के निरीक्षण करके एक और निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक मांग थी कि यहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड और शादी भी। रुआची बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरयू राय जब मंत्री थे तब बीजेपी ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं के पास अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए गलत आरोप लगाकर सरयू राय जैसे कदावर नेता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। खटलाव क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। सरयू राय जी जब रघुवर दास जी के मंत्री परिषद में शामिल थे, उस वक्त से उन्होंने रघुवर दास जी के भ्रष्टाचार का परत दर परत खुलासा करते आ रहे हैं। और आज इतने दिनों के बाद जमशेदपुर के भारतीय भाजपा के कुछ नेताओं को यह मौका मिला कि सरयू राय जी ने भ्रष्टाचार किया। रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर रांची में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए एक अनूठी पहल की। रांची के दुकानदारों ने इस तरह की पहली पहल में उन ग्राहकों को चुनिंदा वस्तुओं पर 50% तक की छूट दी जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा ये कंफर्मेशन हम लोग को लिया गया कि वैक्सीनेशन में हम लोग 5 से 10% का डिस्काउंट हम लोग अवेल करवा रहे हैं कस्टमर्स को। क्या कुछ शर्तें क्या कुछ है उसके लिए? कोई शर्त नहीं है सर, आप वैक्सीनेटेड है उसका आप ये दिखाइए, एक प्रूफ दिखाइए हमको, और आप कुछ भी हमारे यहाँ से परचेज कीजिएगा तो उसमें आप। देवघर विधायक नारायण दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर श्रावणी मेले में बाबा मंदिर को खोलने की मांग की। जोशीडीह में निजी आवास पर जनता दरबार के दौरान नारायण दास ने कहा कि देवघर की अर्थव्यवस्था मंदिर पर टिकी हुई है। कोरोना काल की वजह से तकरीबन 14 महीनों से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। वैद्यनाथ मंदिर होने के चलते यहाँ के लोगों को का जीवन इसी पर निर्भर है और एक लंबे कालखंड से बाबा मंदिर बंद है। हमने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, सचिव से भी मिले, यथाशीघ्र मंदिर खोला जाए और कोरोना जैसे गाइडलाइन जो अभी वैश्विक पटल पर एक महामारी के रूप में है, कई जगह मंदिर का खुलना हुआ है, उसी गाइडलाइन के अनुसार यहाँ के मंदिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर को खोला जाए ताकि इस पर निर्भर रहने वाले जितने भी व्यवसायी हैं, नाई हैं, माली हैं, फोटोग्राफर है, गुलस्ता है, जितने भी हैं, सबकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। रांची में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस के मौके पर रांची के मेयर आशा लाकड़ा ने मोराबादी स्थित सब्जी बाजार में कपड़े की थैली सैकड़ों दुकानदारों को वितरण कर लोगों में प्लास्टिक नहीं यूज करने की सलाह दी। प्लास्टिक से बचना है और यहाँ का माटी और जल जंगल जमीन सब सुरक्षित रह पाएगा, इसके लिए ये अभियान हम लोगों ने शुरुआत किए हैं। और मोदी जी ने इसके लिए एक अभियान चलाए थे कि कहीं भी किसी भी तरह कचरा ना हो, स्वच्छ रहे, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये अभियान अपने पार्टी स्तर पर और निगम स्तर पर काम करने को कहा। बोकारो के हरला थाना पुलिस ने चोरी की 10 मोबाइल के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा कि रामडी मोड़ स्थित अजय फर्नीचर दुकान में दोनों यानी दुकानदार ने पकड़ लिया चोरी करते और पुलिस के हवाले कर दिया। 10 मोबाइल बरामद हुआ है, सभी महंगा मोबाइल है और इन लोगों का मोडस था, दोनों बच्चा था। सुबह जब 4 बजे के आसपास ये घूमते रहता था और घर मालिक या दुकान मालिक अपने दुकान को खोल करके जब इधर उधर जाते थे सुबह में नित्य क्रिया के लिए, उसी दौरान दुकान में घुस करके मोबाइल को चुरा करके। जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। जिले में 3 एसपी, एक वरीय पुलिस अधीक्षक और दूसरे सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के रहते हुए भी अपराध पर लगाम लगाने में जमशेदपुर पुलिस फेल नजर आ रही है और ये कहना है भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेताओं का, जिसे लेकर भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में अपराध पर लगाम नहीं लगा तो हम प्रदर्शन करेंगे।
जमशेदपुर में स्थानीय विस्थापित और प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने नरवा माइंस यूसिल यूनिट के खिलाफ मोर्चा खोला और इस दौरान हितकू गांव के लोगों ने जमकर विरोध और प्रदर्शन किया। स्थानीय विस्थापित और प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने नरवा सभागार में एक बैठक की, लेकिन बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। हमारा यूसीएल नरवा इकाई के विरोध में हम लोग एक संगठन जो हमारा स्थानीय विस्थापित एवं बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा जो ज्ञापन पिछले 1 साल से दिए गए थे, उस विषय को लेके हमने हमारा उपायुक्त महोदय जो ये लोग का रवैया हम लोग देख चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे, फिर हमारा वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे, अनुमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, स्थानीय सांसद को हम ज्ञापन दिए, स्थानीय विधायक कोटका को ज्ञापन दिए, स्थानीय विधायक जुगसलाई को ज्ञापन दिए, तब जाके ये लोग का नीति खोला। नीति जब खोला, इसका पहले भी हम लोग को 1 तारीख को वार्ता में बुलाया गया था। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ एसटीसी के आईजी डीके शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में आईजी ने कहा कि बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण यानी केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करे जवानों के द्वारा 2 जुलाई 21 को योगा, पर्यावरण, ड्रग्स कंट्रोल के साथ अन्य कई चीजों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें जवानों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक पेंटिंग बनाकर समाज के लोगों को एक संदेश दिया। इस प्रदर्शनी से जवानों का मनोबल बढ़ा। जवानों के प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी में फर्स्ट से लेकर 3rd करने वाले जवानों को आईजी रिकमेंडेशन कार्ड दिया गया और साथ ही अन्य जवानों के रिवार्ड के लिए कहा गया। और आईजी ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 21 से 1509 जवान 5 राज्यों से आए हैं, जिन्हें यहाँ 44 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एग्जीबिशन और पोस्टर एग्जीबिशन ये सोसाइटी को मैसेज देता है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को आगे जीना है तो एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, हमें फिजिकली फिट रहना है और जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें करनी है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में अगर आपने देखा होगा कि सेकंड जो वेव थी उसमें बहुत। चाईबासा में एसएससी कंपनी और रैयतों के बीच वर्षों से चला रहा विवाद शनिवार को खत्म हो गया। विधायक दीपक बिरवा की अध्यक्षता में एसएससी प्रबंधन और रैयतों के बीच वार्ता हुई, जिसमें एसएससी प्रबंधन ने 45 रैयतों को नौकरी देने की सहमति प्रदान की। पिछले कई वर्षों से एसएससी प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद चला रहा था। हमारे जब नया खदान F3 जब शुरुआत करेंगे, ओपन होंगे, स्टार्ट करेंगे और लैंड एक्विजिशंस होंगे, तब 45 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ जो है जब से हमारे प्लांट प्री इंडिपेंडेंस डे से स्टार्ट है, यहाँ से चल रहा है और आज हमारी स्थिति ये है कि हम एक इंटीग्रेटेड पूरे झारखंड में एक एसीसी सीमेंट वर्क्स चाईबासा एकमात्र इंटीग्रेटेड। कुख्यात सुधीर दुबे की पंजाब में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि उस पर 21 मामले दर्ज है। वैसे 2 मामले में उसे सजा हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी पंजाब के संगरूर जिला से हुई है। क्षेत्र में एक गैंगवार की घटना हुई थी, जिसमें अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच में फायरिंग हुई थी। केसेस का बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनमें से एक अक्यूज्ड जो अभी तक फरार था वो था सुधीर दुबे, जो गिरोह का सरगना है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत थी और हमारी टीम जिसने सक्सेस पाई है वो इंस्पेक्टर अंजनी कुमार, जो पूर्व थाना प्रभारी सीताराम डेरा थे, उनके नेतृत्व में अभी की कोशिश की गई। साहेबगंज में जीरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के लोहंडा गांव के पोखरे के समीप कब्र से महिला का शव निकाला गया। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि
कि जिरवाबाड़ी उपक्षेत्र की मौसमात रायमणि नाम की महिला ने जिरवाबाड़ी थाना में आकर सूचित की थी कि उसकी मां की हत्या कर शव को छुपा दी गई है। कल दिनांक 2/7/2021 को जिरवाबाड़ी थाने पे मौसमात रायमणि ने एक आवेदन दिया कि उसकी मां को हत्या कर दी गई है और शव को कहीं छिपा दिया गया है, जिसके आलोक में जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 186/21 धारा 302, 201 में 120B के तहत दर्ज की गई तथा इसका अनुसंधान सुनील कुमार ऑफिसर इंचार्ज जिरवाबाड़ी के द्वारा शुरू किया गया और इन लोगों ने बहुत ही पेशेवर तरीके और तकनीकी सहयोग से गौतम मुंडा और राजकुमार मुंडा दोनों को गिरफ्तार किया तथा पूछताछ के क्रम में। और इसके साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए